हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सवालों के बारे में हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बल्कि करते भी हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, आप बिना कोई देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी एनटीपीसी में जब जब भी पूछे गए हैं, हम उन सभी का, खास तौर से मैथ्स का, हम फ्री क्लासेस लेकर के आएंगे और यहाँ पे उसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे और शानदार टेक्निक के साथ सॉल्व करेंगे। 3 क्लासेस इसमें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज ये चौथी क्लास है। तो बिना कोई देरी के आप इसको सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है, तो बिना कोई भी वक्त जाए किए हुए हम शुरुआत करते हैं। पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठे रहिएगा और देखिएगा कि आपका कितना सवाल सही है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये आया हुआ है। यदि 3 संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3:5 है और उनके योग का दोगुना 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। बेटा ऐसे सवाल जो होते हैं इनको आपको पेन रखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। पहली चीज़ ये कि अगर आप कोई भी एक्स वगैरह ये सब लेके आप सॉल्व करते हो तो अब इनको सॉल्व करना आप बंद कर दो। आपको ये सब लेके कुछ सॉल्व नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है। 2, 3 और 5 है, तो इसका कहने का मतलब इनका योग बेटा कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। ठीक है, अब बोला ये गया है कि इनके दुगने का जो सम है वो कितना है, वो है 100। मतलब 10 का दुगना कितना हो गया बेटा, 20 यूनिट। बात समझ में आ रहा है। जब 10 का दुगना हो गया आपका 20 यूनिट, तो यही पूछा है कि इस 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है। ये जो 100 दिया है इसका कितना यूनिट हो गया, 20 यूनिट के बराबर। हमें पता क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पता करना है। सबसे बड़ी संख्या तो पहले पता कर लें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 यूनिट। तो देखो सॉल्व करते हैं, 20 का जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 × 5 कितना हो गया बेटा, 25। ठीक है, मतलब ये जो 25 है ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब इसी का वर्ग पता करना है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। बात समझ में आया, क्लियर है। ठीक, तीनों का क्या कहते हैं हमने पहले जोड़ा, उसके बाद बोला है कि इनका दुगना जो है वो कितना है, 100। ठीक है, अब 100 जो है वो 20 यूनिट का वैल्यू हो गया। हमें पता कितना करना है, सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी है। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 5। जो पता करना होता है उसको यहाँ पे हम बगल में मल्टीप्लाई करते हैं और जो दिया रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं। सॉल्व किए, 25 वो संख्या है जो सबसे बड़ी है। अब इसी संख्या का हमको क्या निकालना है, वर्ग बताना है, क्या, स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो एक बात मेरी मानना कि 1 से लेके 50 तक का आप वर्ग स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से लेकर के 20 तक का आप घन यानी कि क्यूब याद करके रखे रहो, अगर आप अपनी कैलकुलेशन तेज करना चाहते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सवाल मैं आपसे बताना चाहूँगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे पिछले बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उससे बहुत सवाल पूछे गए थे, हर शिफ्ट में पूछे गए थे। इसलिए आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि SI के सवाल तो आपसे छूटे ही ना। ठीक, देखो 48,000 रुपये पर 2 वर्ष के बाद 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 48,000 रुपीज़ फॉर 2 years एट 20% पर एनम इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर तुम कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, तो फॉर्मूला लगा रहे हो तो एक बात याद रखना बेटा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये फॉर्मूला वाली बीमारी आपको छोड़ देनी है, ये फॉर्मूला लगाना बंद करिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सब हमको इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा जो कि है परसेंटेज मेथड। क्या होता है, कॉन्सेप्ट के द्वारा एक बार हम समझते हैं और फिर बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखो कॉन्सेप्ट बेटा क्या होता है याद रखिएगा। अगर आपको नहीं भी पता है इसके बारे में तो ध्यान से थोड़ा देर के लिए बातों को सुनिएगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं बेटा परसेंटेज मेथड। क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड। थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, जो प्रिंसिपल होता है मतलब मूलधन, वो अपने आप में कितना होता है, 100%। हमेशा हम इसको 100% मानते हैं। ठीक है,
अब ध्यान से देखेंगे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें, परसेंटेज मेथड में, परसेंटेज विधि में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब, चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल सा मतलब होता है सक्सेसिव निकालना। ठीक है, क्या निकालना? सक्सेसिव बताना। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये सक्सेसिव नाम की चिड़िया क्या होती है? जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लो। आप बहुत सारे वीडियो में देखते होंगे सक्सेसिव निकाल दे, सक्सेसिव निकाल दे। तो क्या होता है सक्सेसिव? सक्सेसिव का मतलब बेटा सिंपल सा होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? एक छोटू सा फॉर्मूला। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है सिंपली a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100%। बात समझ में आया? ये होता है बेटा सक्सेसिव का फॉर्मूला। आप नोट कर लीजिए जो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही बताता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये दो बार लिखा है, मतलब ये 2 साल के लिए। ठीक है, ये 2-2 साल का करके हम चीज़ों को लेते हैं। ठीक, जैसा सवाल आएगा हम देखते रहेंगे। क्लियर है? अब देखो, अगर बोल देगा कि अमाउंट बताइए, तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपने आप में बेटा कितना होता है? 100%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है? जो भी सक्सेसिव से, मान लीजिए इससे x% आ रहा है, या मान लीजिए कि मैं अगर बोल देता हूँ कि इसको सॉल्व करने पे, वैल्यू रखने पे a और b का 10% आ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? 10%। यानी कि अमाउंट बराबर कितना हो गया? 110%। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब आइए इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि होता क्या है। सीधे परसेंटेज लिखने से तो अपना काम बन नहीं जाएगा, तो हम सीखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक, थोड़ा सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे आराम से हम कर पाते हैं। देखो बच्चों, क्या क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया गया है 48,000 रुपये। ठीक है, अच्छे तरीके से सीखना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। टाइम है 2 साल और रेट दिया है 20% का। रेट दिया है 20% पर एनम। रेट हमेशा पर एनम में ही रहता है। ठीक है, और समय दिया गया है बेटा 2 वर्ष। क्लियर? अब देखो, सबसे पहला काम है अपने को बताना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कि सक्सेसिव बताना है। ठीक है, तो देखो 20% दिया है 2 साल के लिए, मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया? 20, और बी का भी वैल्यू कितना हो गया? 20। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मान लो 3 साल के लिए देता, अगर मान लो 3 साल के लिए देता, तो पहले हम 2 में सक्सेसिव निकालते। ठीक है, और इसका जो भी वैल्यू आता फिर उसका सक्सेसिव इसके साथ निकालते, और फिर जो वैल्यू आता वो हमारा होता फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो जब वो तीसरा वाला आएगा तो हम उसको डील करेंगे। अभी फ़िलहाल उसका अपने को टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल यहाँ पे 2% दिया हुआ है, तो पहले को भी हमने 20 रखा, दूसरे को भी 20 रखा। ठीक, अब सक्सेसिव लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100। ये 0 0 0 0 कट गया, तो ये कितना हो गया? 40, और 40 प्लस 4 कितना हो गया? 44%। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू कितना हो गया? 44%। ठीक, बस आपको इतना ही करना है और इसके आगे कुछ भी नहीं करना था। अब देखो ध्यान से, अब आंसर लाने की बात है। तो 48,000 रुपीज़ क्या है? मूलधन है। ठीक है, तो सीधे सीधे लिखिए, जो वैल्यू दिया है हम उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और उसका जो प्रतिशत है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये क्या है? मूलधन है। मूलधन का प्रतिशत कितना होता है? 100%। ठीक, क्लियर? कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से करेंगे। अब जो भी हमें पता करना होता है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या पता करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना प्रतिशत है? 44%। तो यहाँ पे सीधे सीधे 44% को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कटा। ठीक है, 00 से 00 कटा, यानी कि 480 इंटू कितना हो गया? 44। मतलब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 21,1,1,2,0। ठीक है, देख पा रहे हैं? तो मतलब कुल मिलाकर के आपको बस काम 2 ही करना है। एक पहला कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकालना है, और दूसरा बस इसको सॉल्व करना है। आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे ये ना दे करके अगर कुछ ऐसा बोला, तो पहले इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और चीज़ पूछा होता कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना दे करके बोलता कि अमाउंट बताइए। अमाउंट मतलब कि मिश्र धन बताइए। तो मिश्र धन हम कैसे बताते उसको भी बता दे रहा हूँ। मिश्र धन बेटा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है? 44%। तो कुल मिला के कितना हो गया? 144%। क्या बात समझ में आ रहा है?
तो फिर इसको सॉल्व कर देंगे, वापस फिर जाते हैं अमाउंट निकालने के लिए। ये हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब ये हम बता रहे हैं अमाउंट के लिए, यानी कि मिश्र धन के लिए। तो मिश्र धन बेटा कैसे निकालेंगे, वही काम दोबारा करना है। 48,000 रुपये जो भी वैल्यू दिया है हम उसको पकड़ के चलते हैं। 48,000 रुपये कितने प्रतिशत का वैल्यू है, 100% का। जो पता करना है उसको बाजू में मल्टीप्लाई कर दो। क्या पता करना है, मिश्र धन। मिश्र धन कितना है, 144%। इसको सॉल्व कर दोगे, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, यानी कि 480 इंटू 144 करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा मिश्र धन का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी सवाल आते जाएंगे सब बताया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, बस एक ये छोटा सा चीज़ है, तो वो फॉर्मूला में नहीं, वो एक एनालिसिस है। क्लियर है, अच्छे से फ़ोटो खींच लीजिए इसका बेटा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है बेटा, ये देखिए, ऊंचाई के ऊपर ये सवाल पूछा गया, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से सीधा सीधा उसका एक दूसरा पार्ट है, त्रिकोणमिति का। देखिए, एक सीढ़ी जो है 20 मीटर लंबी एक सीधी दीवार के सहारे पर टिकी है। यदि 30 डिग्री का कोण सीढ़ी और ज़मीन के बीच में है तो दीवार की ऊंचाई बताए। बेटा सवाल बहुत आसान सा है, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखे रहना। ठीक है, अब इसके सवाल के सहारे तो आप ये बात समझ जाएंगे। मान लीजिए ये कोई दीवार है, दीवार पे ऐसे कोई ये सीढ़ी इस पर टिकी हुई है और ये ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन पर ये हो गया बेटा लैडर। ठीक है, ये क्या हो गया, लैडर यानी कि सीढ़ी। ये जो सीढ़ी है ये ज़मीन से बेटा कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, क्या होगी इसकी ऊंचाई। अब एक चीज़ बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब कभी भी इस तरह का सवाल पूछे सीढ़ी वाला, ठीक है, तो आप जो इसका बेसिक ये क्वेश्चन है, ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये हो गई सीढ़ी। ठीक है, ये क्या हो गई, सीढ़ी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिकोण बन रहा है। और कैसा त्रिकोण बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो 90 डिग्री वाला जो त्रिकोण बनता है वो बन रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखे रहिए कि अगर ये थीटा है, तो अगर आपसे पूछे कि दीवार की ऊंचाई क्या होगी, या पूछे कि ज़मीन और इस पोल के बीच में या दीवार के बीच में दूरी कितनी होगी, तो बड़ा ही सीधा सा इसका एक ट्रिक है, या आप कह लीजिए क्या कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए ये सबसे लंबी भुजा होगी, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको आप सीधे सीधे बोलेंगे ये होगा h cos थीटा। ठीक, और ये जो ऊंचाई होगी दीवार की जिस पे वो सीढ़ी टिकी हुई है, ये हो जाएगा h sin थीटा। इस चीज़ को बच्चों नोट कर लीजिएगा। फिर बता रहा हूँ, जो ज़मीन और दीवार के बीच की दूरी होगी वो होगा h cos थीटा, और जो दीवार की ऊंचाई होगी वो होगा h sin थीटा। तो उस हिसाब से अब देखिए सवाल अपने लिए कितना आसान हो गया, आपको अलग से कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 20 मीटर की लंबाई का ये सीढ़ी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर, 30 डिग्री ये दिया गया है। तो पूछा है कि दीवार की ऊंचाई बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यानी कि 2 से कितने बार में गया, 10 बार में, आंसर हो गया 10 मीटर। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि दीवार के और सीढ़ी के बीच की दूरी बताइए, तो आप क्या बोल देते सीधे सीधे h cos थीटा, यानी कि 20 cos 30 डिग्री। तो 20 cos 30 यानी कितना हो जाएगा, √3/2, यानी कि 2 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में, 10 इंटू √3 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 10√3 मीटर, या √3 बराबर 1.732 भी होता है, आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। जो बच्चों, ये सवाल थोड़ा हटके है, ध्यान से देखिएगा। एक कपड़े की लागत जो है वह 35 रुपये है, उसके मूल्य में कोई कमी नहीं होती अगर उसकी लंबाई 4 मीटर और ज़्यादा और प्रति मीटर मूल्य 1 रुपये कम हो जाए, तो कपड़े की लंबाई ज्ञात करें। सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सॉरी। देखो बच्चों, कैसे करना है इस सवाल को। देखो, कुल लागत बेटा कपड़े का कितना है, 35 रुपये। ठीक है, ध्यान से बात को सुनेंगे। बोल रहा है कि उसके मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है यदि लंबाई को हम 4 मीटर और ज़्यादा कर लें। तो देखो यहाँ पे दो ही चीज़ के बारे में बात करा, सबसे पहले लंबाई के बारे में। तो मान लो कि लंबाई जो है, लेंथ जो है, उसको हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, जो पहले रहा होगा। ठीक है,
अब बोल रहा है कि और प्रति मीटर मूल्य बेटा, अगर ये कुल लागत बेटा क्या कहते हैं, कितना है 35, ठीक। अब प्रति मीटर के मूल्य के बारे में बता रहेंगे, यानी कि रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर का भाव कितना है। अब एक बात बताओ, अगर कुल का भाव अगर 35 है तो 1 मीटर का भाव कितना हो जाएगा, 35 बाई कुल लंबाई, होगा कि नहीं। टोटल लंबाई x है तो 1 मीटर का अगर मुझे भाव पता करना है तो क्या हो जाएगा, 35 बाई x। क्लियर। अब यही चीज़ देखो क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन तुमको बनाने आता है तो आसानी से कर लोगे कि 35 रुपये ही उसका दाम है अगर लंबाई को 4 मीटर और ज़्यादा कर दिया जाए, मतलब कि x+4, ठीक है। और चौड़ाई को क्या कहते हैं, और चौड़ाई नहीं, और जो उसका रुपीज़ पर मीटर है, मतलब 1 मीटर का जो दाम है वो 1 रुपये कम कर दिया जाए, तो 1 रुपये कम कर देते हैं, यानी कि 35 बाई x और -1, और क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जाहिर सी बात है, ये हो गया 1 मीटर का दाम और ये हो गया टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई इंटू 1 मीटर का भाव अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्या कहते हैं आपको पूरा मूल्य मिलेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बस यही आपको सही से लिखना आना चाहिए था, अगर बन जाएगा तो आसानी से आप कर लोगे। अब इसको सॉल्व बेटा करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 140 बाई x, और इधर हो जाएगा -4। ये बस आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। इधर 35 चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। ये 35 से 35 गया, ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 बराबर -x प्लस 140/x। सॉल्व अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है, बराबर हो जाएगा -x² प्लस 140, यानी कि अगर इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखेंगे तो मैं बोल सकता हूँ x² प्लस 4x माइनस 140 बराबर 0। सॉल्व करोगे, ठीक है, आसानी से क्या कहते हैं आपको मिल जाएगा x बराबर 10 मीटर, ठीक है, जो कि ये है हमारी लंबाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। यही इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये बच्चों अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आई होप आप सब सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल है, और ध्यान से देखो कैसे करना है, ठीक है। ये सवाल बेटा ये बार बार पूछे गए, हर एक शिफ्ट में पूछे गए, और मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, सटीक सवाल, इधर उधर का, बिना कोई भी वो मतलब फालतू कोई डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। अब देखो, 2 poles of the height 15 मीटर एंड 20 मीटर stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their feet is 12 मीटर, then find the distance between their top. ठीक है, मतलब दो खंबे हैं, दोनों के बीच की दूरी, मतलब जो उनके पैरों के बीच की दूरी है वो दिया गया है। आपको पता करना है कि जो उनकी जो ऊंचाई है, ठीक है, जो उनके टॉप हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी। बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो कैसे कैसे करना है, ठीक है। दो खंबे हैं, ठीक है ना, एक हो गया बेटा 15 मीटर का और दूसरा है क्या कहते हैं 20 मीटर का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये इन खंभों की क्या कहते हैं ऊंचाई है, ठीक है। अब देखो दिया गया है कि दोनों खंभों के पैरों के बीच की दूरी कितना है बेटा, बिटवीन देयर फीट इज़ 12 मीटर, ये दूरी दिया गया है 12 मीटर। अगर ये 12 मीटर है, ठीक है, और बता देते हैं, और बोला गया है कि दोनों जो खंभे हैं बेटा कितने हाइट के हैं, एक हो गया 15 का और दूसरा जो सबसे बड़ा वाला वो कितने का है, वो है 20 का। समझ में आ रहा है। हमें पता करना है इसके बीच की दूरी कितनी होगी, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अब इसको देखो आप कंपेयर करोगे तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक मैं ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे बना दूँ, तो अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल होगा। अच्छा 20 ये है, ये 15 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा बेटा, ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो ये जो एक त्रिकोण बन रहा है 1 2 3, मान लीजिए मैं इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ। इस ABC में मुझे C ही तो पता करना है, तो C क्या हो जाएगा सीधे सीधे, ये हो जाएगा बेटा 13 मीटर। 13 मीटर कैसे होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होगा, 5 12 और 13, और नहीं भी पता है तो बता दे रहा हूँ। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। मान लो कि हमें ये नहीं पता है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है, ये क्या है कर्ण, तो कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 5, बेस कितना है 15, तो 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25, ये हो गया 144। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि 13 मीटर। तो इतना खिचड़ी पकाने के जगह आपको सीधे सीधे कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये बेटा हो जाएगा सीधे सीधे 13 मीटर आंसर। क्लियर है, ठीक है। इतना ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन आप सीधे सीधे क्या करते हैं, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर पता होगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बच्चों ध्यान से देखिएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल पूछा गया है। P जो है आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बची हुई दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे पूरा करता है, तो औसत चाल बताना है। ये औसत चाल के ऊपर बेटा सवाल पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आधे दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे कर रहा है और बची हुई आधी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे कर रहा है, तो औसत चाल बताना है। बेटा इसका एक बड़ा ही सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, उस चीज़ को जान लो, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको करना है। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लगाना मस्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लगा रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ा आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आप तैयारी कर रहे हैं चैप्टर वाइज वो आप करते रहिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप ज़रूर इस चैनल से जुड़िए। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मान लीजिए कि ये कोई दूरी है ए से लेके बी के बीच में। ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लो कि जैसा ये वाला केस है कि आधी दूरी को, ये क्या कहते हैं आधा डिस्टेंस है। ठीक है, आधे दूरी को मान लो कि वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे कर रहा है, और फिर मान लो कि शेष आधी दूरी को, और फिर जो बचा हुआ जो आधा दूरी है उसको भी क्या कहते हैं, अगर वो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर रहा है, तो अगर पूछेगा कि औसत चाल क्या होगा ए से बी तक जाने के लिए, तो आप सीधे बोलोगे औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू, या 2 हम सीधे इंटू छोड़ो, 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर? या इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में भी कह लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लो कि यही चीज़ को मैं और दूसरे हिसाब से अगर बोलना चाहूँ कि A और B 2 पॉइंट हैं। ठीक है, मतलब 2 दूरी के बीच में जो कॉर्नर पॉइंट है वो A और B हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और फिर वापस जब आता है मतलब B से A तक, तो आप देख रहे हैं कि दूरी जो है समान है। दूरी क्या है? समान है। यहाँ पर भी जो दूरी तय की जा रही है वो समान है। तो समान दूरी के लिए, जैसे मान लेते मैं इसको y किलोमीटर प्रति घंटा बोल देता हूँ, तो इसमें भी बोलेगा कि औसत चाल बताइए, तो आप सीधे सीधे इसी फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड बराबर 2xy बाई x प्लस वाई, और यूनिट जो भी दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एकदम सरल और सिंपल उपाय बता रहा हूँ, बिना कोई भी ज़्यादा दिमाग पे लोड लिए। अब देखो सीधे सीधे फॉर्मूले को पुट करते हैं। मान लेते हैं x 40 है, y 50 है, तो औसत चाल बेटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 50 बाई 40 प्लस 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 50। बस आपको सॉल्व भर करना है बाई 90, 2 से 45 बार में। ठीक है, 5 से 9 बार में, 5 से 10 बार में, यानी कितना हो गया 400 बाई 9, यानी कि 44.4, और यूनिट कितना है किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बनेगा ही बनेगा, इसको नोट जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल बच्चों रेशियो प्रोपोर्शन का है। बड़ा प्यारा सवाल है और ये सब सवाल पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल भी है। ये 3740 को 3 हिस्सों में ऐसे बांटना है कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 और तीसरे का छठा हिस्सा, मतलब 1/6 पार्ट, 1/6 भाग जो है वो बराबर है। ठीक, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, जिसमें आपको सुविधा उसमें पढ़िएगा। देखो 3740, ठीक है, ये टोटल है। इसको क्या कहते हैं, हमने 3 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, एक बांटा है 1/2 हिस्से में, दूसरा बांटा है 1/3 हिस्से में, और तीसरा क्या बांटा है बेटा 1/6 हिस्से में। ठीक है, अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम ऐसे बोल देते हैं
कि 1/2 किसका, पहले हिस्से का, किसके बराबर है 1/3 किसके, दूसरे हिस्से के, और किसके बराबर है 1/6 तीसरे हिस्से के। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसको मान लो कि ये टोटल किसके बराबर है, k के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पहला हिस्सा क्या हो गया 2k, दूसरा हिस्सा कितना हो गया बेटा 3k, और तीसरा हिस्सा कितना हो गया, ये हो गया 6k। बात समझ में आ रहा है। तरीके एक दो और भी हैं, लेकिन ये आपका मतलब बिल्कुल आराम तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो, अब इन्हीं तीनों को जोड़ने के बाद बोला है कि कितना आ रहा है 3740। तो 3 2 5, 5 और 6 कितना आ गया, इसको जोड़ने पर 11k। ठीक है, तो 11k का वैल्यू 3740 है, 11k का वैल्यू कितना है 3740, यानी कि k का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 11 3 जा 33, फिर उसके बाद 44, 11 4 जा 44, यानी कि k का वैल्यू हो गया 340। ठीक है, तो देयरफॉर 2k का वैल्यू कितना हो जाएगा 680। 680 वाला ऑप्शन क्या है, यही ऑप्शन है। सीधे सीधे आप क्या कहते हैं कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 × 340 हो जाएगा 1020, और 6 × 340 हो जाएगा 2040। ये है बेटा आपके पास सीधे तौर पे आंसर। ठीक है, देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बात का याद रखिएगा, जो भी बच्चे अभी नए हैं इस चीज़ में, कि आपको पूरा का पूरा ये कसम नहीं खा के चलना है कि मैं आंसर के अंत तक जाऊंगा तभी मानूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सीधे सीधे आपको ऑप्शन टिक करना है। आपने 2 पेज का सॉल्यूशन किया है चाहे 3 पेज का किया है, पहली बात तो वो होता नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपको बस टिक करना होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब आज के सेशन को एंजॉय किए होंगे, और मुझे कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर अचीव किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ में लगाते चलो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ ये चलती रहेगी। ठीक है, और बाकी जो आपने चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हो उसको करते रहो। सो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।